राजकुमार, ये क्या किया आपने? राजमाता कभी भी एक जागीरदार की लड़की को आबा प्रदेश राज्य की रानी नहीं बनने देगी। हमने क्या किया? हमने तो बस, और वैसे भी यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। आप हमारे कपड़ों को देखिए, कोई लड़की भिखारी से शादी क्यों करेगी? क्या किया दीदी आपने? इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है आपकी? इतने सारे कुंवर खड़े हैं आपके सामने और आपने वरमाला भिखारी को डाल दी। इतने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अब आपको मेहनत मजदूरी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मना किया तो राज्य से निकाल दी जाओगी। आप देखते हैं जागीरदार की बड़ी बेटी इस भिखारी से शादी करती है या नहीं? अरे मना कैसे कर सकती है? ये परंपरा है। अगर मना किया तो इस खानदान से किसी का लेना देना नहीं रहेगा। इस प्रथा को मना नहीं कर सकते। पिताजी को देश निकाला मिल जाएगा। वैसे भी हम किसी राजकुमार से भी शादी नहीं करना चाहते। बड़े घर में हम सिर्फ एक गुड़िया बनकर रह जाएंगे। मना करने की सोचना भी मत। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या आप सच में हमसे शादी करना चाहती हैं? जी, ये वरमाला आप पर गिरी है तो आप इसे करेंगे। तो आप नहीं करना चाहते? देखिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमसे शादी करके आपको बहुत तकलीफें होंगी। शायद कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ जाए आपको। हम इज्जत तो दे सकते हैं आपको, लेकिन वो ऐशो आराम की जिंदगी शायद नहीं दे पाएंगे। क्या ये सही होगा आप पे? हम दोनों के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है। हम मेहनत कर कर कमा सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं। कम में गुजारा कर कर भी खुश रहा जा सकता है। ये किस तरह की लड़की है जो आज के समय में कम में खुश रहने की बात कर रही है, वो भी एक जागीरदार की बेटी होकर? सोच लो, इस फटीचर से शादी करके खुश रह पाओगे? फिर हमारे पास मत आना, हम तो घर में घुसने भी नहीं देंगे। इस भिखारी को अगर घर में ले लिया तो तुम्हारे पिताजी की क्या इज्जत रह जाएगी? छोटी माँ, इज्जत पैसों से नहीं, इज्जत कर्मों से होती है। वीर ने हमें सब सच बताया है। इनका दिल साफ है। हम इनसे शादी करना चाहते हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरा नाम डुबो देना चाहती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जागीरदार साहब आप? अगर अभी ये शादी नहीं हुई तो परंपरा के साथ साथ आपके खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी बेटी आपका नाम मिट्टी में नहीं मिला रही, बल्कि उसे बचा रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं या फिर शादी में भी यही पहन के आने वाले हो? और हाँ, अगली बार मेरे पास खड़ा होना है ना तो नहा कर आना। दीदी, मैं कह रही हूँ, ये शादी करके ना बहुत पछताओगी आप। फिर मत कहना। मेरी शादी ना प्रताप खानदान के युवराज सिद्धार्थ से हो रही, और तुम बनोगी भिखारी। लेकिन अब तुम्हारी बारी। जिस युवराज से शादी करने के लिए आप इतना उछल रहे हैं, आप उनकी असलियत जानते नहीं हैं। पर आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्यार करना तो आप भी नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ हैसियत और ऐशो आराम दिखता है। मुझे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। देखते हैं कितने दिनों की अकड़ है आप में। इस गरीब फटीचर से शादी करके ना आप हमेशा मेरे जूतों के नीचे रहोगे। तुमसे नीचे ही रहूंगी, इसलिए जब भी तुम्हें देखूंगी मेरा सर ऊपर होगा। सर तो तुम्हारा झुका रहेगा। 3 दिन बाद यहीं आ जाना, उस दिन हमारी शादी होगी। राजमाता चाहती है कि हम शादी कर लें। ये लड़की दिल की अच्छी है। अगर हमने इससे शादी कर ली तो कम से कम एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे शादी करना चाहती, ना कि हमारी राजगद्दी से। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कहीं किसी की नजर न लग जाए। देखा आपने, मेरी बेटी देविका के लिए शादी के तोहफे आए हैं। इतने सारे गहने आए हैं। सुना है 3-4 एकड़ जमीन भी मिली है, लेकिन कुमारी मृणालिका को कुछ नहीं मिला। दीदी, अब ऐसे भिखारी से शादी करोगी तो क्या ही मिलेगा? फटे पुराने कपड़े, बदबूदार बिस्तर और कचरे के ढेर के सामने वाला पेड़। देखो युवराज सिद्धार्थ आ गए।
आओ बेटा आओ। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। जीते रहो। यहाँ आओ ना बेटा। दीदी मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा वो फटीचर पति तो नहीं दिख रहा। कहीं सुबह के खाने के लिए भीख मांगने में देर तो नहीं हो गई? और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी तुमसे शादी करने को मना कर दिया? अरे ये देखो, शादी में भी कैसे भिखारियों जैसे कपड़े पहन के आया है। ये किस तरह के कपड़े पहन कर आए हो तुम? आज के दिन तो किसी से भीख मांग लेते। तुम्हें और मेरे दामाद सिद्धार्थ में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। दीदी तुम समझाओगी नहीं कुछ इन्हें? ऐसे तो हर मौके पर हमारी बदनामी करवाते रहेंगे। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब जल्दी से इसकी विदाई करवा दीजिए और फिर ये भिखारी और इसकी भिखारन बीवी दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं अभी भी शर्म नहीं आ रही? ऐसे फटीचर भिखारी के साथ फेरे लोगी? इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके मन से होती है। और इनका मन सच्चा है। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब शादी की विधि शुरू करते हैं। पंडित जी, अब ये मत कहना कि अपनी बीवी को तुम पैदल लेकर जाओगे। क्यों नहीं, अब सारी जिंदगी ऐसे ही तो मेहनत करनी है, अभी से शुरू कर सकते हैं। और हाँ दीदी, पिताजी का इस तरह से दिल दुखा कर जा रही, दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना है आपने। हाँ, आज से तुम्हारा इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। विदाई लो और जाओ अपने भिखारी पति के घर। रानिका चलिए घर चलते हैं। सिद्धार्थ राम, यही जगह मिली थी आपको? इतना छोटा घर, ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है? आप ही ने तो कहा था एक छोटा सा घर ढूंढने, किसी को पता ना चले कि आप एक राजकुमार हो, इसलिए ये माफ करिएगा, हमारा घर बहुत छोटा है। छोटा है पर हमारा है, और कम से कम सर पर छत है। लोगों के पास वो भी नहीं होता। अब यही हमारा संसार है, और अब हमारी चिंता मत करिए। इसे तो हम साफ सुथरा करके मकान से घर बना देंगे। ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है, जो अब हम आपको सौंपते हैं। हमारे पास इसके सिवा आपको देने के लिए कोई और तोहफा नहीं है। आप इतनी कीमती चीज हमें कैसे दे सकते हैं? ये तो आपके पास होना चाहिए। ये तो आपके पिताजी की आखिरी निशानी से आप हम कैसी बात कर रही हैं? हमारा जो है वो सब आपका ही तो है, क्योंकि आप सिर्फ हमारी
राजमाता, मेरे राजकुमार वीरेंद्र ठीक तो होंगे ना? बचपन से मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। घबराओ मत बेटी, सेना प्रमुख बलदेव राजकुमार के साथ ही हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। वो जैसे ही लौटेंगे ना, मैं उनके कान पकड़कर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, ठीक है? राजमाता की जय हो। खबर मिली है कि राजकुमार वीरेंद्र चंद्रवान राज्य में है और उन्होंने वहाँ शायद वहाँ क्या बोलो? किसी और से शादी कर ली है। अरे उठ गए आप? उठिए, चलिए चलिए तैयार हो जाइए। पग फेरा है आज, पिताजी के घर जाना है। चलिए। सुनिए, ये देखिए, हमें महादेव के मंदिर से कुछ पत्थर मिले हैं। हम इसे एक अच्छे से कपड़े में सिलकर एक ताबीज बना देते हैं। हमारे पास कुछ दिनार है, उससे हम कुछ अच्छा खरीद सकते हैं। और हम किसी दर्जी के पास कुछ कटे कपड़े ले सकते हैं, वो हमें सस्ते में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बाजार लेकर के हम चलते हैं, फिर वहां से आपको आपके घर लेकर के चलेंगे। चलिए। राजकुमार की जय हो। रुको, ये सब आपको ऐसे क्यों? नहीं, अच्छा, हमसे नहीं, ये सब तो बलदेव से मिलने आए। क्यों बलदेव? हाँ, वो मैं कभी राजमहल में नौकरी करता था, तो ये सब मेरे वहां दोस्त हो गए। उठो उठो, हम सब दोस्त है ना। अब मिनालिका, अब क्या आप अकेले बाजार जा सकती हैं? अब देखिए ना, घर में मेहमान आ गए तो हम दोनों का ऐसे। हाँ हाँ, घर आए मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। बोलो क्यों आए हो? राजकुमार, राजमाता संभावी देवी की तबीयत खराब हो गई है, वो आपसे मिलना चाहती है। मिनालिका के घर पर उपहार भिजवा दीजिए और कहिएगा कि ये उपहार उनकी तरफ से आए, चाहिए उनके पीछे। उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी राजकुमार। चलिए। छोटी माँ, पिताजी, हम वापस आ गए हैं। कहाँ हैं आप लोग? पग फेरे वाले दिन अकेले आई हो? तुम्हारा वो फटीचर पति एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रह सका? पग फेरे में अकेले आते हुए शर्म नहीं आ रहे? और कितनी गिरी हुई हरकतें करोगे? ओह, पग फेरे में खाली हाथ आ रही हो ना, इसीलिए शर्मिंदा होकर तुम्हारा पति नहीं आया तुम्हारे साथ। वैसे भी देखने में बेशर्म तो लग ही रहा था। और भिखारियों में शर्मिंदगी होती भी कहाँ? उसे भी बेच कर एक वक्त का खाना खा लिया होगा ना तुमने। क्या हाल हो गया है बेचारी का, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। क्या हुआ, तुम्हारे भिखारी को कल भीख नहीं मिली क्या? कुछ खिलाया पिलाया नहीं तुमको? अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती ना, तो मैं तुम्हें अपने पास रख लेता। अरे मेरी साली हो तुम, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। जाने दीजिए ना, आप इसके फटीचर पति की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इसने चुना है, खुद भुगतेगी। हमारे यहाँ भुगत लेंगे, आप अपना देखिए। आज सुबह ही मिल रही है ना आप अपने युवराज को। सुबह हम बाजार गए थे, तो हमने सुना कि कल रात युवराज दासियों के साथ शराब पी रहे। शादी की रात से ये बाहर है, लड़कियों के साथ अय्याशियां कर रहे थे। ये सबको पता चल गया है, मेरी बदनामी हो रही है, पर मैं दीदी को जीतने नहीं दूंगी। जलन में लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी अफवाह फैलाते हैं। इन्हें बहुत काम होता है। तुम्हारे पति की तरह भिखारी नहीं है ना कि घर पर बैठे रहे। मृणालिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमने एक भिखारी से शादी की है, अब तुम्हारे लिए इस परिवार में कोई जगह नहीं है। पिताजी, ऐसे मत कहिए, बेचारी कहाँ जाएगी? कभी कभी तो आ ही सकती है ना। हाँ, रोज रोज का आना जाना हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं, लेकिन 2-3 साल में तो एक बार मिलने आ ही सकती है। वैसे माँ पिताजी के लिए कुछ लाई नहीं, खाली हाथ आई हो? ये हमने मंदिर के पत्थर से बनाए हैं।
ये आपकी रक्षा करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना छोटा और घटिया उपहार देने की? अरे भिखारी से शादी की है, ये भी इसके लिए बहुत है। प्रणाम। राजमहल से तोहफे आए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं उदय सिंह राठौर की बड़ी बेटी की तरफ से पगफेरे के लिए तोहफे आए हैं। आखिर आपकी बड़ी बेटी की शादी किसके साथ हुई है जिसके लिए राजमहल से इतने सारे तोहफे आए हैं? ये तोहफे जरूर राजकुमार ने भिजवाए होंगे। इतने सारे तोहफे, पर सबको पता है कि मृणालिका ने एक भिखारी से शादी की है, तो फिर उसके तरफ से राजमहल से कैसे तोहफे आ सकते हैं? हो सकता है ये सारे तोहफे देविका के लिए आए हो। आखिर देविका ने युवराज सिद्धार्थ से विवाह किया है और युवराज सिद्धार्थ के बड़े भाई जयपाल प्रताप वो राजमहल में मुख्य सलाहकार है। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। पिताजी, ये तोहफे मेरी तरफ से ही आए हैं। अब मेरी तरफ से तो 2 तोहफे हैं दीदी। तुम ये घटिया सा ताबीज दोगी पिताजी को? पिताजी की इज्जत की कोई परवाह नहीं तुम्हें? तोहफे की गिनती नहीं, उसके पीछे देने वाले की सच्चाई और भावना देखी जाती है। चुप हो जाओ। एक तो भिखारी से शादी करके हमारी गर्दन झुका दी और अब यहाँ खड़ी होकर प्रवचन दे रही हो तुम। पिताजी, क्या आपके लिए आपकी बेटियां सिर्फ सम्मान और पद प्राप्ति के लिए होती हैं? आप चाहते थे हम ऊंचे पद के व्यक्ति से विवाह कर लें ताकि आपको सम्मान और महंगे तोहफे मिल सके। क्या आपकी नजर में आपकी बेटी का अस्तित्व सिर्फ इसी के लिए ही है? बदतमीज लड़की। मैं इनके सामने राजकुमार की असलियत नहीं आने दे सकता और मुझे राजकुमार तक ये खबर पहुंचानी होगी कि यहाँ पर राजकुमारी मृणालिका के साथ कैसा बुरा व्यवहार हो रहा है। ये हार तो राजघराने का लगता है। हाँ, ये तो बहुत महंगा है। तुम्हारे पास कैसे आया? वापस दो हमें। ये हमें वीर ने हमारी शादी के तोहफे में दिया है। दीदी, मुझे तो लगा था तुम्हारा पति सिर्फ भिखारी। तो चोर भी निकला। चुप हो जाओ देविका, वो तुम्हारे जीजा है। ऐसा गंभीर आरोप लगाने से पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिताजी, आप कुछ समझाइए इसे। चुप कर। उसे क्या समझाना? तू समझ, अगर ये बात बाहर निकली ना तो कितनी बेइज्जती होगी। ये बात बाहर आनी चाहिए माँ। कि पति को बीच चौराहे में खड़े कर नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाने चाहिए। पिताजी, अब भी आप उसे कुछ नहीं कहेंगे ना? आखिर मैं भी आपकी बेटी हूँ। हाँ हाँ, इस घर की बड़ी बेटी हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। ये तोहफा वापस चाहिए ना तो एक वादा करो, मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ दोगी। पिताजी, एक तो तुमने उस भिखारी से शादी की और फिर पग फेरे में शगुन के नाम पर हमें इतनी घटिया चीज देकर बेइज्जत किया। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है पिताजी, अगर आपके लिए धन और ओहदा अपनी बेटी से ज्यादा जरूरी है तो आज से हम इस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ते हैं। अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद बिना सजा भुगते तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम जो चाहती थी वो तो हो गया, अब क्या करना चाहती हो? सैनिकों, रसोई से जलता हुआ कोयला लाया जाए, बिछवाना है। मृणालिका को उस पर चलना होगा। राजकुमार, अच्छा हुआ आप आ गए। राजमाता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब ठीक है, आराम कर रही है अभी। राजकुमार, राजकुमार, मृणालिका को उसके घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। वो बहुत तकलीफ में है। आप तुरंत चलिए राजकुमार। इनकी इतनी हिम्मत। इस पे चलना होगा, तभी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम जल जाएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है। चुप। अग्नि द्वारा शुद्धि से ही हमारे खानदान का नाम वापस ऊपर उठ सकता है, वरना तुम्हारे पिताजी पर कोई थूकेगा भी नहीं। देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे प्यारे पति का दिया हुआ तोहफा वापस चाहिए
तो चलो, वरना मैं जला देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं जलते हुए कोयले में चलने के लिए तैयार हूँ। अरे आखिर ऐसा क्या है उस भिखारी में जो तुम इस कोयले पर चलने के लिए तैयार हो गई? ये हार जरूर उस भिखारी के लिए ना बेशकीमती होगा। ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। विनायका आ रहा हूँ मैं, मेरा इंतजार करो। घबराना मत वीर, तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी को हम कुछ नहीं होने देंगे। देविका, अब तो मेरा हार दे दो। अच्छा, आओ फिर रेंगते हुए और ले जा। आओ ना। भले हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम तुम्हारे दिए हुए इस हार को सही सलामत वापस हासिल करेंगे। लो। वीर, मैंने तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी बचा ली। मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटने दूंगी। तुमने एक फटीचर भिखारी से शादी की और मैंने प्रताप खानदान के युवराज से, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ज्यादा खुश कैसे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को जला दो तो क्या फिर भी तुम्हारा वो फटीचर पति तुम्हें अपनाएगा? हाँ, तुम जैसे गिरी हुई औरत को प्यार करेगा? बोलो। हाँ, तुम्हारा ये चेहरा ना आज जला ही देती, कोई भी खुशी तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हो देविका? मैंने बचपन से तुम्हें अपनी बहन जैसा प्यार किया, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर क्यों? कि बचपन से ना इस पूरे घर में सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ का, मरी हुई माँ का साया हमारे सिर के ऊपर रहा है। अभी मैंने प्रताप खानदान में शादी की, सिर्फ तब से पिताजी मुझ पर गर्व करने लगे। उससे पहले सिर्फ तुम थी हर जगह, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस परिवार के साथ इतना खिलवाड़ करके तुम कैसे खुश रह सकती हो? तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इंतजार कैसे सर? जला दो उसका चेहरा, ये इसी लायक है। देविका रुक जाओ, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। खुशी से तो तुम्हें यहाँ से वैसे भी मैं जाने नहीं दूंगी, बर्बाद होकर जाओगी तुम। देविका बेटी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप चुप रहिए। आपने ही सर चढ़ाया था इसे, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर सजा नहीं दी ना तो आगे भी आपका सर ऐसे ही झुकवाती रहेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो देविका। कर सकती हो, मैंने कहा था ना तुमसे, भिखारी से शादी करोगी ना तो मेरी चूटी के नीचे ही रहूंगी। मैं जब चाहे मैं तुम्हें किसी भी वक्त कुचल सकती हूँ। राजकुमार वीरेंद्र पधार रहे हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।